अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है, आपने कभी देखा है कि अगर आप एक बॉल फेंकते हो तो वो रुक जाती है एक वक्त पे जाकर। इसी तरह से अगर आप एक बाइसिकल में पैडलिंग करना छोड़ देते हो तो वो बाइसिकल भी रुक जाती है। क्यों चीज़ें खुद ब खुद रुक जाती हैं? नेचुरली बच्चे यहाँ पर कुछ फोर्सेस दुनिया में ऐसी होती हैं जो कि मूविंग चीज़ों को रोक देती हैं। कोई भी मूविंग बॉडी हो उसको रोकने के लिए कायनात में कुछ फोर्सेस मौजूद होती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स बहुत तरह से काम करती है, मतलब किसी बॉडी को मूव कर सकती है, किसी मूव करती हुई बॉडी को रोक सकती है। तो वो फैक्टर जो किसी मूव करती हुई बॉडी को रोक रहा है, बेसिकली वो आपके पास क्या होगी, वो भी एक फोर्स ही होगी। तो कायनात में वो तमाम फैक्टर्स जो कि किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करवा देती हैं, वो क्या होती है, एक फोर्स होती है। और उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? फ्रिक्शन। क्लियर? यहाँ फ्रिक्शन की आपके पास डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने लर्न करनी है एज इट इज़। द फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, यानी कि वो चाहती है कि मूविंग बॉडीज जो हैं वो हरकत करना छोड़ दें, यानी कि वो स्टॉप हो जाए, अपोज करती है, मज़ाहमत करती है, ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहाँ से आती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब भी दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर पुश या पुल किए जाएं तो वहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है। किस तरह से? अगर आप एक सॉलिड की एग्जांपल देखें सिंपल, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी दो बॉडीज़ के दरमियान या कम होगी, वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप अपनी पाम को रब करो डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर, आपने अपनी हथेली को रब करें टेबल के ऊपर, कारपेट के ऊपर, पॉलिश मार्बल की सरफेस के ऊपर या किसी भी ब्रिक के ऊपर अपनी पाम को रब करो, तो आपको महसूस होगा कि रब करते हुए कुछ चीज़ों पर आपका हाथ बहुत जल्दी मूव कर गया और कुछ चीज़ों पर मूव करने में आपको अपोज हुआ आपका मोशन। तो इससे आपको पता चलता है कि दो सरफेसेस जो हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना होगा। जाहिर सी बात है, मार्बल सरफेस पर मूव करते हुए आपको बहुत आसानी रही होगी क्योंकि मार्बल की सरफेस क्या होती है? स्मूथ। तो स्मूथ सरफेसेस में फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेसेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लें कि अगर आप अपनी पाम को अपनी दूसरी पाम के ऊपर रखकर मूव करवाएं, पहले आप उन दोनों ना प्रेस ना करें तो आपको बहुत आराम से आप दोनों पाम्स को एक दूसरे को मूव करवा लेंगे। लेकिन अगर आप प्रेसिंग फोर्स बढ़ा कर, मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर के साथ मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनको मूव करवाना जो है वो क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। और मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसमें फ्रिक्शन को ज़्यादा कर रहे हो। तो जब प्रेसिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो भी फ्रिक्शन आपका ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई फ्रिक्शन अपोज मोशन? फ्रिक्शन मोशन को ही अपोज क्यों करता है? क्या कोई ऐसी बॉडी है जो कि परफेक्टली स्मूथ हो और वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो? तो बेटा कोई भी सरफेस जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्टली स्मूथ है। हर सरफेस के अंदर कोई ना कोई पिट्स और बम्प्स होते हैं, मींस के कोई ना कोई उसमें गड़े मौजूद होते हैं। अगर आप किसी सरफेस को बहुत भी पॉलिश कर लें और पॉलिश करने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो आप देखोगे कि अभी भी उसकी सरफेस में थोड़े पिट्स और बम्प्स हैं। जैसे कि यहाँ पे दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इनकी जो सरफेस है ये इनकी कॉन्टैक्ट सरफेस है, यानी कि यहाँ पे इनका फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तो हमें देखने में लग रहा है कि इनमें कोई गड़े नहीं है, लेकिन जब हमने इस सरफेस को, इस जगह को माइक्रोस्कोप से देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर इनकी सरफेसेस स्मूथ नहीं थी, बल्कि इनमें जो गड़े बने थे वो एक दूसरे में फंस गए थे। और जब इनके गड़े एक दूसरे में इस तरह से मिल गए तो क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के वेल्ड्स बन गए, मतलब उनका आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया और उसकी वजह से जो आपस में वो कांटेक्ट में आए थोड़ी देर के लिए, उनको हम कहते हैं वो क्या बन गया? कूल्ड वेल्ड्स बन गया। कहाँ बनते हैं? द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कूल्ड वेल्ड। कि जहाँ पे दो सरफेस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आती है, वहाँ पर जो आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वहाँ पर आपके पास बनते हैं कूल्ड वेल्ड्स। क्लियर? These cooled welds resist the surface। अभी cooled welds का काम क्या करते हैं कि वो रेजिस्ट करते हैं कि कोई भी सरफेसेस जो है वापस में एक दूसरे के ऊपर मूव ना करें। अगर आपके पास ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर अगर आप वेट बढ़ाते जाएं, दो तीन चीज़ें इसके ऊपर और रख दें, तो होगा क्या कि ये वेल्ड्स जो है वापस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बॉडीज आराम से मूव नहीं कर सकेंगी। इसका मतलब प्रेसिंग फोर्स बढ़ाने से, जो आपने पहले पढ़ा था, उससे भी फ्रिक्शन बढ़ जाता है। क्लियर? अब आपको पता है कि फ्रिक्शन जो है वो कितनी होती है दो बॉडीज़ के दरमियान। तो बेटा फ्रिक्शन दो बॉडीज़ के दरमियान कितनी होती है कि अगर दो बॉडीज़ रेस्ट पर हैं, आप उसको यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो,
जितनी आपने 2 न्यूटन की लगाई बॉडी मूव नहीं की, आपने 3 न्यूटन की लगाई बॉडी मूव नहीं की, अगर आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और उससे बॉडी मूव कर गई, इसका मतलब है 5 न्यूटन की ही फ्रिक्शन थी इन दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से 5 न्यूटन की फोर्स लगाकर आपने इनको मूव करवा दिया। तो जितनी फोर्स से कोई बॉडी मूव होती है वही इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होती है। और ये होती है फ्रिक्शन की, आपके पास फ्रिक्शन की हमेशा एक लिमिट होती है जो कि एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती। तो वो वैल्यू फ्रिक्शन की जहाँ तक वो मैक्सिमम जा सकती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसको एफ से डिनोट करते हैं। आपने कूल बेल्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, यहाँ से आपने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी डेफिनेशन रखनी है याद, और इसकी डिपेंडेंस किस पर है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के पे। आपने बेटा रिएक्शन फोर्स क्या होती है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगाती है वो उसकी रिएक्शन फोर्स होती है। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है रिएक्शन फोर्स के ऊपर, क्लियर। और अगर हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है और आपके पास रिएक्शन फोर्स, इन दोनों का जो रेशो है यानी कि Fs/R रेशो जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। म्यू आपके पास क्या है, अभी आपको बताया कि इन दोनों की रेशो है, तो म्यू इज इक्वल्स टू Fs/R। सो F इज इक्वल्स टू ये R वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू R, क्लियर। अब आपको पता है कि हो सकता है जो आपने ब्लॉक इसके ऊपर रखा हो इसका मास m हो, उसको ग्रेविटी की फोर्स जिससे खींच रही हो वो आपके पास कैसे दी जाएगी, W इज इक्वल्स टू mg की वजह से। तो हम कहेंगे कि रिएक्शन फोर्स और जो वेट है दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लॉ ऑफ आपने पढ़ा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की वजह से कि रिएक्शन फोर्स और जो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो रिएक्शन फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू mg। अब R की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपने लिख दिया F इज इक्वल्स टू म्यू mg। अब फ्रिक्शन बचे आपके पास, ये नहीं कह सकते कि ये आपके लिए नापसंदीदा चीज़ है। फ्रिक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप ज़मीन पर वॉक कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप ज़मीन पर अगर पाँव रखें तो कूल बेल्ट्स ना बने, कूल बेल्ट्स नहीं बनेंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा और आपका पाँव ज़मीन पर नहीं होगा बल्कि वो ज़मीन से स्लिप हो जाएगा और आप कभी भी वॉक नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एथलीट्स जो हैं आपके पास, उन्होंने स्पेशल शूज़ पहने होते हैं क्योंकि उन्हें दौड़ना होता है और इस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए वो ऐसे शूज़ पहनते हैं ख़ास किस्म के जिनकी ज़मीन से ग्रिप बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है उनके अंदर। ऐसे शूज़ जो है उनको स्लिप करने से बचाते हैं कि वो जब तेज़ दौड़ रहे हों तो वो स्लिप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप बाइसिकल जब हैं चला रहे होते हैं, आपने उनको स्टॉप करना होता है, तो बेसिकली आप जब हैंड से उसको ब्रेक लगाते हो तो हो क्या रहा होता है कि जो उसके रिम्स होते हैं बाइसिकल के टायर के, उसके साथ रबर पैड्स लगे होते हैं, वो जाकर उसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसको प्रेस करते हैं, वहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, इस तरह से बॉडीज रुक जाती हैं। अब यहाँ पे टिडबिट्स में देखें कि पुशिंग द opposite walls by palms and feet increase the friction. This enable the body to move up on the wall. आपने अक्सर देखा होगा लोगों को इस तरह से दीवार के ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं। वो क्यों चढ़ते जाते हैं और गिरते नहीं हैं, हमारे लिए देखने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात होती है, लेकिन अगर आप पाँव से उसको एक तरफ से फ्रिक्शन लगा रहे हैं, हाथों से दूसरे से फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो इनफ होती है कि वो उसको गिरने नहीं देती और कोई भी इंसान आसानी से ऊपर ऊपर जा सकता है। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने लर्न जो करना है वो मैंने आपको बता दी, कूल बेल्ट की डेफिनेशन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ये आपने फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद करना आ जाता है। डेफिनेशन जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी आ जाती है, वो यहाँ से होगी, डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल द रेशियो बिटवीन से होगी यहाँ तक, और इसके साथ फार्मूला भी करना है। इसके अलावा ये कुछ आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं कि कुछ दो सरफेस के दरमियान कितनी फ्रिक्शन हो सकती है। जैसे आप लोगों को पता है कि ग्लास और ग्लास, अगर दो ग्लासेस की सरफेस को एक दूसरे के ऊपर रब किया जाए तो उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यू होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसकी वैल्यू ये होगी। ग्लास ऑफ मेटल यानी कि ग्लास और अगर आप मेटल को एक दूसरे के ऊपर मूव करवाएं तो उनके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो इतनी हो सकती है। तो ये डिफरेंट चीज़ों की दी हुई है, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, क्लियर।